हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नई सीरीज लेके आए हैं विच वी आर कॉलिंग नो योर कॉलेज। और इसमें हम हर कॉलेज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन बताएंगे, उसका सिलेक्शन प्रोसेस, उसका कट ऑफ, उसका प्लेसमेंट, सैलरीज, फीस, उस कॉलेज के एलुमनाई और उस कॉलेज के बारे में और जो भी इंफॉर्मेशन आपको जानने की ज़रूरत है वो सब बताएंगे। So, when we decided to start with this series, which other college than to start with IIM Ahmedabad? तो ये कॉलेज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। My name is Sharad. I am CEO and co-founder of Catapult Classes. I'm a pass out of IFT Delhi and 6 times 99 plus percentiler. ये मेरे पिछले 4 attempts जो मैंने कैट के दिए हैं उनकी परसेंटाइल्स हैं। ये वीडियो लास्ट तक देखना है, पूरा प्रोसेस डिटेल में हम लोग समझाएंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे आज हम लोग? सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस एंड कट ऑफ डिस्कस करेंगे, फिर बैच प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे, सैलरी एंड प्लेसमेंट्स एट IIM अहमदाबाद, फी फॉर द प्रोग्राम एंड नोटेबल एलुमनाई। IIM अहमदाबाद मल्टीपल प्रोग्राम्स कराता है। आज हम लोग PGDM फॉर 2 years वाला जो प्रोग्राम है उसको डिस्कस करेंगे। बाकी प्रोग्राम्स के लिए भी फर्दर वीडियोस हम लोग बनाते रहेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस एंड कट ऑफ, जो सबको, सारे MBA एस्पिरेंट्स को लगा रहता है कि मेरी कॉल आएगी कि नहीं आएगी, कितनी परसेंटाइल चाहिए, कैसे चाहिए, क्या चाहिए। सो लेट्स डिस्कस इट एंड कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट। तो सबसे पहले IIM अहमदाबाद क्या करता है? IIM अहमदाबाद आपकी प्रोफाइल को या आपको किसी एकेडमिक कैटेगरी में डालता है। तो ये 6 कैटेगरीज IIM अहमदाबाद ने डिसाइड करी है। पहली कैटेगरी है मेडिसिन एंड सर्जरी बेस्ड, जिसमें MBBS MD ये सारे लोग आते हैं। सेकेंड कैटेगरी है प्रोफेशनल डिग्रीज लाइक CA, ICWA, CS, इन सारे लोगों के लिए सेकेंड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी में जिसमें मेजर लोग आते हैं BBA, BCom, होटल मैनेजमेंट, BMS, इसमें कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी डिग्रीज हैं वो सारी आती हैं। फोर्थ इज द मोस्ट क्रूशियल वन, इसमें सारे बच्चे रोते रहते हैं, दैट इज इंजीनियर्स। सो इसमें इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, BTech, BE, BCA, MCA भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो BCA वाले बच्चों को ये जानना बहुत ज़रूरी है दैट यू आर इन द सेम पूल और सेम एकेडमिक कैटेगरी फॉर IIM अहमदाबाद एज इंजीनियर्स। फिफ्थ कैटेगरी है जो बहुत ही ल्यूक्रेटिव कैटेगरी है, क्योंकि इसमें जो कॉल होती है वो बहुत ही कम परसेंटाइल में भी आ जाती है। इसमें आर्ट्स, लॉ, डिज़ाइन यानी कि BA, BJMC, LLB, BM, इन सारे कोर्सेज के लोग जो होते हैं वो इसमें आते हैं। अगर कोई कोर्स इन 5 कैटेगरीज में नहीं इंक्लूडेड है उसको हम कैटेगरी 6 में डालते हैं। इसमें बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप सारे कोर्सेज की लिस्ट देख सकते हो और आप ये भी देख सकते हो कि आप किस जगह एग्जिस्ट कर रहे हो अगर इसमें आपका नाम नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट अभी इस वीडियो को देख रहा है और वो अपने लिए चेक कर रहा है, तो पहला काम है उसको अपनी एकेडमिक कैटेगरी डिसाइड कर लेना है। इनका बहुत यूज करे होगा आगे चल के। सो उसके बाद क्या होता है, 3 स्टेज का प्रोसेस होता है। सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो वो मिनिमम कट ऑफ के बेसिस पे लोगों को एलिमिनेट कर देते हैं। मिनिमम कट ऑफ तीनों सेक्शनल के भी कट ऑफ होते हैं और ओवरऑल परसेंटाइल का भी कट ऑफ होता है। तो ये बेसिक है। नाउ कंसीडरिंग द कैटेगरी दैट यू आर इन, अगर जनरल कैंडिडेट हो या EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हो, तो दोनों में ही सेम कट ऑफ है, 70 70 70 और 80। ये सबसे ज़्यादा कट ऑफ है वो जनरल वालों का है। उसके बाद धीरे धीरे मिनिमम परसेंटाइल की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होती चली जाती है। जैसे NC OBC में 65 65 65 एंड ओवरऑल 75। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कॉल आ जाएगी, इसका मतलब ये है कि आप उन कैंडिडेट्स की लिस्ट में आ गए हो जिनसे फाइनल कट ऑफ या फाइनल कट ऑफ बनेगी या जिनसे फाइनली स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो। आप ये भी देख सकते हो कि 16,000 कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई हुए थे। EWS में 717 लोग, 2,902 लोग NC OBC में थे, सॉरी ये NC OBC है। SC में 928, ST 275, persons with physical disability they are 82, and total 20,969 eligible candidates थे after these minimum cutoffs were taken into consideration. उसके बाद जो सेकेंड स्टेज स्टार्ट होता है उसमें एक एप्लीकेंट्स की रेटिंग कैलकुलेट की जाती है जिसको हम AR बोलेंगे। AR 4 पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो उन चारों पैरामीटर को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है क्लास 10th के मार्क्स। तो डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स आपको रेटिंग मिल जाएगी। अगर आपके 90 से ज़्यादा है तो 10,
70 से 80 के बीच में है तो 5, 55 से 60 तो 2 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले आप अपना ए कैटेगरी का जो स्कोर है वो नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। सेकंड कैटेगरी है क्लास 12th के मार्क्स यानी कि बी। अब ये जो है ये अलग अलग सेक्शन में बट गया है। साइंस का अलग है, आर्ट्स का अलग है, कॉमर्स का अलग है। यहाँ पे जो साइंस वाले हैं उनके लिए ज़्यादा परसेंटेज लानी है तब उनको उतने नंबर मिलेंगे। आर्ट्स वालों को सबसे कम नंबर लाने पे भी उतने ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आर्ट्स वाले अगर 60 से 70 के बीच में है तो उनको 5 पॉइंट मिलेंगे, जबकि अगर साइंस वालों को देखें वो 60 से 70 के बीच में है तो उनको सिर्फ 3 मार्क्स मिलेंगे। और कॉमर्स वाले सिमिलरली 60 से 70 के बीच में, ये दोनों कैटेगरी हैं जहां पे भी लाई करोगे अकॉर्डिंगली आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आप सबसे पहले आप लोग अपने पॉइंट बी नोट कर लो। आगे आते हैं, ये है बैचलर्स डिग्री मार्क्स। अब यहाँ पे एकेडमिक कैटेगरीज जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये जो एकेडमिक कैटेगरीज हैं ये आपके बैचलर कोर्सेज के बेसिस पे हैं। तो इन एकेडमिक कैटेगरी के बेसिस पे यहाँ पे परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है। AC 4 एंड 6 दैट इज फॉर इंजीनियरिंग, इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है। इफ़ यू आर एमिंग फॉर द हाईएस्ट स्कोर दैट इज 10, तो आपको 85 से ज़्यादा नंबर लाने हैं। और सबसे कम है AC2 दैट इज प्रोफेशनल कोर्सेज में। अगर वहाँ पे आपके 63 से भी ज़्यादा परसेंटेज आ रहे हैं तो भी आपको पूरे के पूरे 10 मार्क्स मिल जाएंगे। उसी तरीके से AC5 जो लॉ वाला है उसमें अगर आपके 75 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो भी आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। इंजीनियर्स को रोना नहीं है, आगे चल के मैं आपके लिए गुड न्यूज़ भी लेके आऊँगा और आपको ये भी समझ में आएगा कि भले आपको ज़्यादा नंबर की ज़रूरत है बट क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स एग्ज़ाम देते हैं यही रीज़न है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा नंबर की ज़रूरत पड़ रही है। ये जो स्कोर्स हैं ये सारे के सारे नॉर्मलाइज्ड हैं, यानी कि जितने भी लोग एग्ज़ाम देते आ रहे हैं प्रीवियसली, जितने भी सालों से देते आ रहे हैं तो उनके बेसिस पे ये कट ऑफ्स डिसाइड किए गए हैं। तो क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज वाले बहुत कम लोग MBA का एग्ज़ाम देते हैं और मिनिमम कट ऑफ और ये सब क्वालिफाई कर पाते हैं, तो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो कम है। जबकि इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा देते हैं और बहुत ज़्यादा क्लियर करते हैं तो यहाँ पे कट ऑफ हाई है। सो यू डू नॉट हैव टू ब्लेम नॉन इंजीनियर BA BCom LLB स्टूडेंट, बट बिकॉज इंजीनियर्स खुद बहुत ज़्यादा एग्जाम दे रहे हैं इस वजह से ऐसा है। लास्ट पैरामीटर है वर्क एक्सपीरियंस। इसमें अगर आपके लेस देन 12 मंथ्स हैं तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। और ये जो स्कोर है ये जब आप कैट का फॉर्म फिल करते हो उस टाइम पे जो वो एक थ्रेशोल्ड डेट देते हैं, यूजुअली 31 अगस्त या समथिंग ऐसे देते हैं, तो वो जो डेट है उस डेट पे आपका कितना वर्क एक्स है वो काउंट किया जाता है। तो अगर आपका वर्क एक्स पूरे साल में या उस डेट तक 12 महीने से ज़्यादा का नहीं हो पा रहा है और आप फालतू के वर्क एक्स के लिए कहीं पे टाइम वेस्ट कर रहे हो तो मत करो, आप अपने प्रिपरेशन पे फोकस करो। और ऐसा नहीं है कि फ्रेशर नहीं आते हैं, अभी मैं आगे बैच प्रोफाइल जब डिस्कस करूंगा तो देखना है कितने सारे फ्रेशर्स का अभी सिलेक्शन होता है। उसके बाद एक नॉर्मलाइज्ड AR जनरेट होता है। वो क्या होता है, AR डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ टॉप 50 AR स्कोर्स। और जो ये टॉप 50 AR स्कोर्स है ये सारे एप्लीकेंट्स का लेते हैं, मतलब जिन जिन लोगों ने कैट दिया है उन सारे लोगों में से जो टॉप 50 AR स्कोर आएगा, तो ये टॉप 50 AR स्कोर फुल स्कोर ही होता है 35 ही होता है। सो यू कैन सी दैट टोटल मैक्सिमम मार्क्स दैट यू कैन गेट इज 35। अब आपको अगर 35 मिलेंगे तो आपका एवरेज हो जाए, नॉर्मलाइज्ड AR हो जाएगा 1। अगर आपको कम मिले हैं तो अकॉर्डिंगली आपका AR चेंज होता रहेगा। तो इतना टेंशन नहीं लेना है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे आते हैं AWT एंड PI की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। तो अभी हमने पहले तो ये बताया था कि AR कैसे कैलकुलेट करना है। अब 2 स्टेज में इसमें सिलेक्शन होगा। पहला तो होता है कि कॉम्पोजिट स्कोर कैलकुलेट करना होता है, ये दोनों ही स्टेज में आपको जरूरत पड़ेगी। कॉम्पोजिट स्कोर क्या है, नॉर्मलाइज्ड AR इंटू 0.35। तो जो AR है उसका वेटेज सिर्फ 35% है, बाकी वेटेज आपका कैट स्कोर का है विच इज 65%। तो इसीलिए कैट में हाई परसेंटाइल लाना बहुत जरूरी है और इसीलिए इंजीनियर्स ज़्यादा क्वालिफाई कर पाते हैं बिकॉज उनका कैट स्कोर बहुत हाई होता है। और जो नॉर्मलाइज्ड AR है उसका वेटेज सिर्फ 35% है। सो फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग योर परसेंटाइल। मेरा जो 12th के मार्क्स हैं या ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं थे, बट क्योंकि मेरी परसेंटाइल बहुत अच्छी थी सो आई गॉट कॉल फ्रॉम IIM अहमदाबाद। अब जो AWT और PI के लिए शॉर्ट लिस्टिंग है इनका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। ये 2 स्टेज में शॉर्ट लिस्ट करते हैं।
एक स्टेज 1, उसमें कुछ कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर जो रिमेनिंग होंगे उनको स्टेज 2 में करेंगे। ये क्या होता है ये मैं बताता हूँ। स्टेज 1 उन लोगों के लिए है जिनको वो कहते हैं एक्सेप्शनल परफॉर्मर्स अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन। इसमें क्या करते हैं वो लोग यहाँ पे अपर लिमिट उन्होंने दे रखी है कि जनरल कैटेगरी से 100 लोग लेंगे इन चार, 1 2 3 और 4 एकेडमिक कैटेगरीज को मिला करके, यानी कि AC1, AC2, AC3 और AC5, इन चारों कैटेगरी को मिला करके सिर्फ 100 लोगों को सेलेक्ट करेंगे। अब देखो जो इंजीनियर्स रो रहे हैं, तुम लोगों को 150 लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा है, सिर्फ एक कैटेगरी से, इंजीनियरिंग कैटेगरी से 150 लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा है, और बाकी सारी कैटेगरी मिला के सिर्फ 100 लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा है फॉर रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। सो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गालियां देने की जरूरत नहीं है और क्रिप करने की जरूरत नहीं है। अपने कैट स्कोर पे फोकस करो, कैट स्कोर को मैक्सिमाइज करो कि आप इन 150 लोगों में हो। उसी तरीके से एनसीओबीसी में 57, 85 एंड सो ऑन। सो ये लिस्ट है, ये अपर लिमिट है, इससे ज्यादा लोग नहीं सिलेक्ट किए जाएंगे। अपर लिमिट का मतलब क्या है कि अगर उस कैटेगरी में, एकेडमिक कैटेगरी में टॉप 5% लोगों को लिया जाएगा, अगर 5% की वैल्यू इस अपर लिमिट से कम है तो उन टॉप 5% को ही सेलेक्ट किया जाएगा, और अगर इन टॉप 5% की वैल्यू या काउंट इस अपर लिमिट से ज्यादा है तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिट स्कोर्स इन टॉप 100 लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, या टॉप 150 को, या टॉप 16 को, या टॉप 6 को एंड सो ऑन। तो ये तो हो गया स्टेज 1 का। अब यहाँ पे कैसे ये लोग कैलकुलेट करते हैं, आपका प्रोसेस क्या होता है, ये भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शनल परफॉर्मर्स होते हैं उनको 3 क्राइटेरिया से सेलेक्ट किया जाता है। पहला क्राइटेरिया ये होता है कि आपके जो परसेंटाइल हैं वो जो मिनिमम कट ऑफ थी, जो सबसे पहली टेबल थी, उसको फुलफिल करना चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया है कि जो 10th और 12th का एवरेज मार्क है वो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रीम दैट यू आर इन एंड जो कैटेगरी आपकी है, इतना मिनिमम होना चाहिए। और यहाँ पे जो क्लास 10th एंड 12th का एवरेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसमें आपकी मार्कशीट में जितने भी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं उनको सबको कैलकुलेट किया जाएगा। भले आपका बोर्ड 5 सब्जेक्ट को लेता हो या टॉप 4 को लेता हो, बट अगर आपकी मार्कशीट में 6 सब्जेक्ट लिखे हैं तो 6 के 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को यूज किया जाएगा टू कैलकुलेट योर परसेंटेज एंड टू कैलकुलेट दिस स्कोर फॉर क्राइटेरिया 2। तो आपको ये देखना है कि आप क्राइटेरिया 2 फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और लास्ट क्राइटेरिया है बैचलर्स में जो मार्क्स आए हैं डिफरेंट कैटेगरी में, यानी कि इंजीनियर्स के लिए अलग कैटेगरी है, आर्ट्स के लिए अलग है, AC1, AC2, AC3 सबके लिए अलग अलग परसेंटेज है, उसमें आपको टॉप 80th परसेंटाइल में होना है। यानी कि आपको अपने एकेडमिक कैटेगरी में टॉप 20 परसेंटाइल में होना है। यानी कि अगर 100 लोग हैं तो आपको टॉप 20 में होना है, अगर 10,000 लोग हैं तो आपको टॉप 200 लोगों में होना है, सॉरी 2000 लोगों में होना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बैचलर्स के मार्क्स के बेसिस पे टॉप 20 परसेंटाइल में होना है, तभी आपको एक्सेप्शनल परफॉर्मर्स के लिए कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पे बैचलर्स में जो मिनिमम कट ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, वो भी आप लोग एक बार देख लो। सो दैट परसेंटाइल इज दिस। तो जनरल और EWS के लिए एकेडमिक कैटेगरी 3, 4 और 5, 3 थी हमारी BA, BBA एंड ऑल दोज थिंग्स। AC4 इंजीनियर के लिए थी एंड AC5 लॉयर्स एंड उनके लिए थी। तो जनरल कैटेगरी में इंजीनियर्स के लिए जो टॉप 82 परसेंटाइल 20th परसेंटाइल आ रही है वो है 82 परसेंटेज। तो अगर आपका 82% से ज़्यादा नंबर है तभी आप एक्सेप्शनल परफॉर्मर्स में कंसीडर किए जाओगे। उसी तरीके से अगर आप लॉयर या उस वाली कैटेगरी में हो तो आपके 76.9 से अगर ज़्यादा परसेंटेज हैं बैचलर में, तभी आप एक्सेप्शनल परफॉर्मर के लिए कंसीडर किए जाओगे, नहीं तो नहीं किए जाओगे। तो बैचलर्स का जो स्कोर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक्सेप्शनल परफॉर्मर्स के बेसिस पे डिफरेंट डिसिप्लिन्स में कितने लोगों को सेलेक्ट किया गया है। तो जो हमारा अब यहाँ पे जब ये एक्सेप्शनल परफॉर्मर कर रहा है तो ये एक कंडीशन और लगाते हैं ये लोग। वो कंडीशन ये है कि अगर इन कैटेगरीज को मिला के SC, ST, NC, OBC एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की कैटेगरी को मिला के अगर 100 लोग नहीं हो पा रहे हैं
100 लोग हो जा रहे हैं तो ये वाला प्रोसेस देखा जाएगा, क्राइटेरिया 1, 2 एंड 3। और अगर 100 लोग नहीं हो पा रहे हैं तो क्राइटेरिया 4, 5 और 6 देखा जाएगा। इसमें कैट की परसेंटाइल 80 होनी चाहिए, क्यूए की 70, डीआईएलआर की 70, वीएआरसी की 70, और एवरेज ऑफ 10th एंड 12th साइंस में 80, कॉमर्स में 77 और आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में 75। और बैचलर्स के लिए जो कट ऑफ है और जो लोगों को सेलेक्ट किया गया है, ये पिछले साल का है, तो 3 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया था एकेडमिक कैटेगरी 1 से जनरल में, और इनका कॉम्पोजिट मिनिमम स्कोर जो था वो 0.523608 था। कॉम्पोजिट स्कोर कैसे कैलकुलेट करना था ये मैंने बताया हुआ है यहाँ पे। सो कॉम्पोजिट स्कोर इस तरीके से कैलकुलेट करना है, आपका जो नॉर्मलाइज्ड कैट स्कोर है इंटू 0.65, नॉर्मलाइज्ड ए आर इंटू 0.35। उसी तरीके से देखो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना ईडब्ल्यूएस में कुछ मिला, ना एनसीओबीसी ने, एससी एसटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी कोई मिला ही नहीं एकेडमिक कैटेगरी 1 में, यानी कि एमबीबीएस और एमडी में। तो सिर्फ 3 लोगों को सेलेक्ट किया गया है फॉर एक्सेप्शनल परफॉर्मर्स वाले में। और एकेडमिक कैटेगरी 2 जो है, जो प्रोफेशनल्स वाली है, उसमें जनरल से 54 लोगों को सेलेक्ट किया गया है, और एससी से एक आदमी को, और 55 टोटल लोगों को सेलेक्ट किया गया है। तो एक्सेप्शनल परफॉर्मर्स फॉर एकेडमिक कैटेगरी 1 एंड 2 टोटल 58 लोगों को सेलेक्ट किया गया था लास्ट टाइम। तो ये देख सकते हो आप लोग कि बिकॉज इतने सारे पैरामीटर्स हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कोई मिल ही ना रहा है, ईडब्ल्यूएस में कोई मिल ही नहीं रहा है, एनसीओबीसी में कोई मिल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे किसी को सेलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। और उसी तरीके से जो एकेडमिक कैटेगरी 3, 4 और 5 था, वहां पे कितने लोगों को सिलेक्ट किया गया है और उनके मिनिमम कॉम्पोजिट स्कोर क्या है ये भी मैंने दे दिया है। सो एकेडमिक कैटेगरी 3 में 98 लोगों को सिलेक्ट किया गया है, एकेडमिक कैटेगरी 4 में 147 लोगों को, और 5 में 72 लोगों को सेलेक्ट किया गया है। यू कैन सी दैट देयर मिनिमम कट ऑफ एंड स्कोर्स एंड एवरीथिंग। इस तरीके से टोटल 610 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपना कॉम्पोजिट स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो, और ये देख सकते हो ए आर जब आपने कैलकुलेट कर लिया तो आप ये देख सकते हो कि आपको कैट स्कोर कितना लाना पड़ेगा टू गेट टू दिस कॉम्पोजिट स्कोर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं हम स्टेज 2 में। स्टेज 2 उन लोगों के लिए है जो एक्सेप्शनल परफॉर्मर में नहीं आए। तो इसमें कैटेगरी वाइज होता है, यहाँ पे एकेडमिक कैटेगरी जो है उसको हटा दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी से 210 लोगों को लिया गया है विद दिस मिनिमम कॉम्पोजिट स्कोर ईडब्ल्यूएस से 23 एंड सो ऑन। इस तरीके से 573 लोगों को सेलेक्ट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पोजिट स्कोर। जिन लोगों को स्टेज 1 में सेलेक्ट कर लिया गया था एक्सेप्शनल परफॉर्मर, उनको हटा के इन बाकी लोगों का कॉम्पोजिट स्कोर देखते हुए इन 573 लोगों को सेलेक्ट किया गया। अब हमारे पास ये फाइनल स्टेज ऑफ सिलेक्शन आ गया। फाइनल स्टेज ऑफ सिलेक्शन में अभी तक देखो, अभी तक तुम्हारा कैट का स्कोर बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, 65% था, और जो ए आर था उसकी वैल्यू 35% थी। जब आपका सिलेक्शन हो गया और जब आपको कॉल आ गई, तो मैं बार बार यही बोलता हूँ कि अगर आपकी कॉल आई है, आप खुद सोचो कि इतना रिगरस प्रोसेस के बाद आपको कॉल किया गया है, तो अगर आपको कॉल किया गया है तो आपके 100% चांस है कन्वर्ट करने के लिए। अब कन्वर्जन में आपका जो पर्सनल इंटरव्यू है वो 50% वेटेज रखता है, इसलिए पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग इस समय कम्युनिकेशन के लिए डिबेट्स ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, वीकली डिबेट्स हो रही हैं, 6:30 बजे संडे को कल भी होने वाली है, उस तरीके की डिबेट्स और जो एक्टिविटीज हम लोग करवा रहे हैं वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल इंटरव्यू इज द रियल गेम चेंजर, 50% वेटेज है। AWT स्कोर यानी कि रिटन एबिलिटी वाला जो टेस्ट है उसका 10% वेटेज है, आपका जो कैट स्कोर है उसका 25% वेटेज है, और जो आपका AR है उसका सिर्फ 15% वेटेज है। तो आपके अगर 10th में नंबर नहीं आए थे या 12th में नंबर नहीं आए थे या वट जो भी रीजंस रहे हो, वेटेज बहुत कम है, सिर्फ 15% है। आपके पास 85% है टू स्कोर ऑन अदर पैरामीटर्स। कैट का स्कोर बढ़ा लो 25% में, पीआई अच्छा कर लो 50%, रिटन एबिलिटी टेस्ट अच्छा कर लो 10%, तो 85% चांस है आपके पास जब आपकी कॉल आ जाती है उसके बाद अपना सिलेक्शन करवाने के लिए। इसमें 60% तो आप सिर्फ और सिर्फ सेकेंड स्टेज फाइनल सिलेक्शन स्टेज के प्रोसेसेस में गैदर करते हो, जो आपका पीआई से आता है और रिटन एबिलिटी टेस्ट से आता है। अब बहुत सारे लोगों को ये होगा कि मेरा वर्क एक्स नहीं है
तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे तो मेरा तो कॉल ही नहीं आएगा, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। यू कैन सी हियर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एक्स 35% तो सिर्फ फ्रेशर थे, जीरो वर्क एक्स, जीरो नंबर मिले थे इन लोगों को। 35% ऑफ द एंटायर बैच वॉज फ्रेशर, 16% वॉज विद 0 to 1 year ऑफ एक्सपीरियंस। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं तो अराउंड 51% वर जस्ट फ्रेशर्स, कोई वर्क एक्स नहीं है इनके पास। और जो बहुत ज्यादा वर्क एक्स वाले हैं वो सिर्फ 5% है। then you have 1 to 2 years वाले 30% और 14%, but you can see that these freshers have cleared this exam in their first attempt। तो जो लोग बोलते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है या एज अ फ्रेशर नहीं हो रहा है या जो भी इस तरीके के इश्यूज आपके दिमाग में है, वो सारे के सारे क्लियर कर लो। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होता है। यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम द बिगिनिंग, ये बहुत जरूरी है। तो अपना डिले मत करो। अगर आप अभी सेकेंड ईयर में हो, अगर इंजीनियरिंग के या फिर थर्ड ईयर में हो, इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में हो, 3 ईयर कोर्सेज में, अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो 38% IITs चले जाते हैं, 14% NIT और बिट्स के स्टूडेंट चले जाते हैं। यानी कि ये प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो अराउंड 48 एंड 52% वेटेज ले लेते हैं। So half of the batch is from engineers, rest 18% अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जो UPTU के कॉलेजेस हैं, स्टेट लेवल कॉलेजेस हैं, अदर यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से 18% जाते हैं। कॉमर्स और इकोनॉमिक्स वाले 14%, आर्ट्स लॉ और मेडिकल वाले 8%, और बाकी जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और वो सब है वो 8% है। सो दिस इज द बैच प्रोफाइल ऑन द बेसिस ऑफ द एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो जो इंजीनियर्स परेशान होते रहते हैं, 8 2 10 5 6 और 7, 70% बैच इंजीनियर से बन रहा है। सो अगर आप इंजीनियर हो, आपके पास 70% चांस है कन्वर्ट करने का। या तो आप उस 70% में हो जाओ जो कन्वर्ट कर रहा है, या आप उस पूरे रिमेनिंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स में हो जाओ जो सिर्फ क्रिप कर रहा है। तो इसलिए अभी क्रिपिंग नहीं करनी है, अभी अपने स्कोर्स को बढ़ाना है, अभी अपने उन पैरामीटर्स पे वर्क करना है जहां से हम अपने नंबर्स को बढ़ा पाएं और कॉल जनरेट कर पाएं। सैलरी एंड प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूं, इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है, तो सैलरी और प्लेसमेंट एनीवेज कोई दिक्कत नहीं करेगा। दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है। हाईएस्ट सैलरी अगर टोटल कैश की बात करूं तो 45 लाख है, और मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल जो है वो अराउंड 55 लाख का है। ये हाईएस्ट हो गई। और जो मिनिमम है वो भी 12,40,000 है, दैट इज टोटल कैश, एंड मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल इज 16 लाख। तो अगर आप लास्ट स्टूडेंट हो ना बैच के, तो भी 16 लाख की सैलरी पा रहे हो, बट ऑब्वियसली आपको लास्ट स्टूडेंट नहीं बनना है। मीडियन सैलरी जो है, मीडियन का मतलब होता है आधे लोगों की सैलरी इससे ऊपर है और आधे लोगों की नीचे है, दैट इज ऑल्सो अराउंड 25 लाख, विच इज अ ग्रेट नंबर। मीन सैलरी 26 लाख है एंड 22 लाख है टोटल कैश दैट यू कैन जनरेट। अगर मैं डोमेन्स की बात करूं जहां पे सबसे ज्यादा सैलरी मिली है, कंसल्टिंग डोमेन की जो सबसे ज्यादा सैलरी है वो 55 लाख है, एंड दैट इज द मैक्सिमम सैलरी। BFSI सेकंड डोमेन है, इसकी 54 लाख है। और एडटेक जो एक बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री बन रहा है, उसकी जो मैक्सिमम सैलरी है दैट इज 42 लाख। सो इफ यू आर वर्किंग इन एजुकेशनल बैकग्राउंड्स and if you have work experience in edtech companies, startup companies, that is going to be counted in your final placements and summer placements and everything. So make sure that your work ex is something which is related to these domains। और edtech बहुत ग्रो कर रहा है, अभी आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। there are a lot of companies who have started investing into education, so make sure that you are thinking of edtech also as one of your career options। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो बहुत सारी अच्छी कंपनी आपको यहाँ पे दिखेगी। PNG, KPMG, ITC, गोल्डमैन सैक्स, मैकेंजी, आदित्य बिरला, PwC, सिटी, बार्कलेज, Amazon, नेस्ले, नोमुरा, बेन, कोका कोला, नोकिया, RBS, जिंगा, क्राफ्ट, HSBC, मतलब किसी का भी नाम लो, अगर टॉप कंपनी है तो वो IIM अहमदाबाद जाएगी ही जाएगी और हायरिंग करेगी ही करेगी, अनलेस एंड अनटिल बैच में बच्चे ही ना बचें। ऐसा भी होता है, कंपनीज आती हैं और उनको उनको बच्चे ही नहीं मिलते बिकॉज सारे बच्चे प्लेस्ड हो चुके होते हैं। सो क्रेडिट स्विस, मॉर्गन स्टैनली, ईडलवाइस, JP मॉर्गन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, UBS, एक्सेंचर, मतलब पेप्सी को, कोई भी कंपनी का आप नाम लो, वहां पे वो कंपनी गई है हायर करने के लिए। नाउ इफ यू आर लुकिंग एट अ करियर विच इज गोइंग टू बी रियली ग्रेट, think of these colleges, think of your preparation and all those things।
लास्टली प्रोग्राम फी की बात कर लेता हूँ। प्रोग्राम फी 23 लाख है, बट इससे डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो IIM अहमदाबाद प्रोवाइड करता है, टाई अप्स विद लॉट ऑफ different conglomerates, different business houses, as well as some scholarship which is provided by the government as well. इसके साथ ही साथ उनके बहुत अच्छे बैंक्स के साथ टाई अप्स हैं। कोलैटरल फ्री लोन आप लोगों को मिलता है, तो आपको फीस से कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। This 23 lakh can be repaid in just 2-3 years of your career, so don't worry about the loan. सम नोटेबल एलुमनाई। अब ऑब्वियसली स्पेस कम थी, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई थी बिकॉज सिलेक्शन प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बट आई वांटेड यू गाइस टू नो एंड अंडरस्टैंड द सिलेक्शन प्रोसेस। तो मैंने सारे एलुमनाई के नाम नहीं रखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एलुमनाई के नाम रखे हैं, कुछ जो बहुत फेमस हैं जैसे हर्षा भोगले, रघुराम राजन, चेतन भगत, उनके नाम मैंने यहाँ पे नहीं रखे हैं। दीप कालरा, सीईओ ऑफ मेक माई ट्रिप, केवी कामत, ये पहले नेशनल डेवलपमेंट बैंक्स के सीईओ थे, अभी गवर्नमेंट को बहुत सारी गवर्नमेंट की कमिटीज को हेड कर रहे हैं। ही इज अ नोटेबल एलुमनाई। संजीव बिक्शंदनानी, ही इज अ सीईओ ऑफ Naukri.com. मलिका साराभाई, डॉटर ऑफ विक्रम साराभाई, renowned साइंटिस्ट, शी इज एन एक्टिविस्ट एंड एक्ट्रेस, और ये भी IIM अहमदाबाद से पास आउट हैं। राजेश गोपीनाथन, सीईओ ऑफ TCS, पास आउट ऑफ IIM अहमदाबाद। आशीष नंदा, he himself was director of IIM Ahmedabad. He went and did his further studies in Harvard and other uh, top universities. Currently, he is a faculty at Harvard after a stint of around 5 to 7 years as director of IIM Ahmedabad. Now, I would like all of you guys to put in the comment section आपके favorite alumni कौन है, आप किसकी जैसा बनना चाहते हो, और along with that you can also put your AR score. अगर किसी भी तरीके का डाउट है, किसी भी तरीके की क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहते हो, सो यू कैन कॉल अस एंड यू कैन डिस्कस विद अस। दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर, इस पे एक बार आप व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो अपने AR स्कोर, अपनी प्रिपरेशन, आपके कट ऑफ। मैंने पूरे डिटेल में समझा दिया है, आराम से देखोगे तो आपको हर चीज़ मिल रही है और आप अपना आराम से स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी है, आपको लग रहा है कि हम इस तरीके से और कॉलेजेस के बारे में भी उनके सैलरी, उनके प्लेसमेंट्स, उनकी फीस, उनके प्रोग्राम, उनके एलुमनाई, उनका सिलेक्शन प्रोसेस और भी बाकी चीज़ें जो उस कॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उसके बारे में वीडियोस बनाएं, सो दैट आपको एक अच्छा इंफॉर्मेशन पोर्टल मिले जिससे आप अपने एडमिशन के लिए काफ़ी हद तक श्योर हो पाओ कि कहाँ पे एडमिशन लेना है और किस कॉलेज में जाना है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज समथिंग विच motivates us, and put in the comment section your feedback. एंड हम लोग बहुत सारी सीरीज चला रहे हैं, यू आस्क वी आंसर, प्रीवियस ईयर कैट के क्वेश्चंस की भी सीरीज चल रही है, तो उन सारी सीरीज को देखते रहिए। हमारे ग्रुप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो सारे के सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, वेदर इट इज टेलीग्राम, वेदर इट इज फेसबुक और व्हाट्सएप। एंड दैट्स इट गाइज, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग, keep sharing, keep asking, and enjoy your day. Thank you, guys.